फोन की घंटी की आवाज़ ने दीपक को अखबार छोड़कर उठने पर विवश कर दिया। हेलो दीपक भैया, हम बोल रहे हैं। निशा भाभी नहीं रही। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? कैसे हुआ ये सब? बहुत दिनों से बीमार थी क्या? क्या हुआ था उन्हें इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, दीपक ने पूछते पूछते हिसाब लगाया। 4 घंटे का सफ़र, ट्रेन तो अभी मिलेगा नहीं, अभी तुरंत किसी कार से निकलना होगा। अच्छा ठीक है, हम पहुंचते हैं। फ़ोन रखकर पलट कर देखा, सारिका प्रश्नवाचक मुद्रा बनाए खड़ी थी। भाभी नहीं रही, अभी निकलना होगा? कब? हमें तो कभी कोई खबर ही नहीं की। ना चाहते हुए भी सारिका के बोलने का स्वर कसैला हो गया। दीपक ने इसे महसूस तो किया, पर इसे नज़रअंदाज करना ही उचित समझा। तुम चलने की तैयारी करो, कल शाम तक लौटना होगा। मैं ऑफिस का इंतजाम करके घंटे भर में आता हूँ, कहते हुए दीपक जवाब का इंतजार किए बिना कमरे से निकल गया। कार चलाते हुए दीपक बिल्कुल खामोश था। सारिका ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर बाहर देखने लगी। दीपक के दिमाग में पिछले 50 सालों की घटनाएं चलचित्र की भांति चल रही थी। निशा भाभी यानी उसके सौतेले बड़े भाई विनोद की पत्नी, दीपक के पिताजी की पहली पत्नी के बेटे थे विनोद भैया। उनकी मां की मौत के बाद दीपक के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। उनसे दीपक और उनकी 2 छोटी बहनें थीं। दीपक की उम्र जब 7-8 वर्ष की रही होगी जब पिताजी चल बसे, तब तक विनोद भैया की शादी हो चुकी थी। घर में कमाने वाले विनोद भैया अकेले थे। छोटा सा जमीन का टुकड़ा और उस पर गुजारा करने वाले विनोद भैया के 2 बच्चे समेत 8 लोगों का परिवार। गांव में खुद का लंबा चौड़ा मकान था, सो जगह की कमी नहीं थी। लेकिन निशा भाभी को उनका वहां रहना बिल्कुल ना सुहाता था, और बहू होते हुए भी माँ के लिए उनके ताने उल्हाने हमेशा चलते रहते थे। अपने बढ़ते परिवार को देखते हुए सौतेले भाई द्वारा संपत्ति में हिस्सा मांग लेने का भय उन्हें हमेशा सताता रहा। फिर 2 बहनों की शादी और उसके बाद के खर्च, खुद का ही गुजारा मुश्किल से होता था। माँ को तीनों बच्चों को लेकर नाना जी के पास आना पड़ा। नानी जी अपनी विधवा बेटी और उसके बच्चों को पालने का जतन करते रहे। अचार, बड़ी, पापड़ बनाते और लोगों के कपड़े सिलते। माँ ने किसी तरह ग्रेजुएशन करवाया। एक बहन की शादी नाना जी के रहते हो गई थी। उनके गुजर जाने के बाद छोटी बहन की शादी और घर की जिम्मेदारी दीपक पर आन पड़ी। इधर उधर की छोटी मोटी नौकरी करते हुए वह माँ का संबल बना रहा। इस बीच गांव से नाम मात्र का ही संपर्क रहा। विनोद भैया के यहाँ से परिवार बढ़ने की खबरें आती रही। उनका 2 लड़कियों और 2 लड़कों का समृद्ध परिवार हो गया। लेकिन उनकी समृद्धि बढ़ने के समाचार गांव से आने वाले किसी रिश्तेदार से ही मिलते। विनोद भैया ने नहदी के पास एक और खेत खरीद लिया। इस साल धान की फसल खूब लहराई है जैसी खबरें देकर रिश्तेदार अपना धर्म निभा लेते। माँ ऐसी खबरों पर निर्विकार ही बनी रहती। वह खबर देने वालों की मंशा भी जानती थी और विनोद भैया से खबर ना मिलने का मतलब ही। पर वह खुद इतनी असहाय थी कि कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करके रिश्ते के जर्जर पड़े इस धागे को तोड़ देने का साहस ना कर पाती। अचानक गाड़ी के सामने भैंस के आ जाने से दीपक ने जोर से ब्रेक लगाया। इसी के साथ ही विचारों की रफ्तार भी टूट गई। उसने सारिका को देखा, वह सामने टकराते टकराते बची थी। सीट बेल्ट लगा लो, इस सड़क पर ऐसे ही अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, दीपक ने कहा। गाड़ी ने फिर गति पकड़ी और दीपक के विचारों ने भी। दीपक की बैंक में नौकरी लग गई, छोटी बहन की शादी हो गई, पर विनोद भैया के यहाँ से कोई ना आया। शायद उन्हें डर था कि सामने पड़ने पर कोई अन्य खर्च सर पर ना मढ़ दिया जाए।
हाँ, बहन के पैर पखारने के लिए एक हल्का फुल्का गहना और दहेज के 5 बर्तन जरूर आए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। दीपक की शादी की खबर विनोद भैया को काफ़ी पहले से दे दी गई थी। साथ ही बारात में घर के बड़े की हैसियत से चलने का आग्रह भी था। तब इतने सालों में विनोद भैया भाभी पहली बार आए थे और बारात की सारी व्यवस्थाएं भी संभाली थी। भाभी माँ के साथ काम में हाथ बांटती रही। पुरानी बातें उकेरने का ना समय था, ना किसी ने कोशिश की। भाभी ने ही घर की बड़ी बहू के रूप में सारिका के मुंह दिखाई की रस्म की। दीपक की नौकरी से विनोद भैया और भाभी को अब ये तसल्ली तो थी कि अब तो उन पर बोझ तो नहीं बनेंगे। बहनों की जिम्मेदारियां निवट हो गई थी। बाकी रिश्तेदारी व्यवहार निभाने में दीपक अब सक्षम था, लेकिन संबंध अभी भी गहरे नहीं हुए थे। शायद पुश्तैनी जायदाद में हिस्से की आशंका उनके मन की किसी कोने में दुबकी हुई थी, जो उन्हें दीपक से एक दूरी बनाए रखने को विवश कर रही थी। इसके बाद जिंदगी बहुत आसान तो ना थी, पर एक तसल्ली थी कि अच्छी नौकरी और विनोद भैया से पत्रों के माध्यम से सतत संपर्क। अब विनोद भैया माँ को कभी कभार गांव आने को लिख देते थे। माँ भी ब्याह कर तो उसी घर में गई थी, सो वे भी यहाँ जाने की हुलस दबा ना पाते और साल में महीने 15 दिनों के लिए गांव चली जाती। लेकिन वहाँ भी अपने आने जाने का खर्च रिश्तेदारी के व्यवहार खुद ही निभाती, इसलिए वो विनोद भैया पर कोई भार भी ना थी। वहाँ उन्हें अब उचित सामान मिलता था। दीपक ने अपनी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी बना ली। सारिका भी अपनी चादर देखकर ही अपनी उमंगों के सिरे संभाल रही थी। सीमित आय में बच्चों की अच्छी देखभाल और माँ का यथोचित सम्मान के साथ जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव वे बखूबी पार करते रहे। उधर विनोद भैया दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाने में खुद को अकेला पाते रहे और किसी तरह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए गरीब कम पढ़े लिखे लड़कों से बेटियों की शादी करते रहे। सगाई होने तक दीपक को कोई खबर तक ना दी जाती। हाँ, शादी में सपरिवार आने का आग्रह जरूर होता। शायद विनोद भैया अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों में खुद को अकेला पाकर दीपक को उसकी जिम्मेदारियों के साथ अकेला छोड़ देने पर शर्मिंदा थे, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों के लिए उसे सलाह या मदद मांगने का साहस ना जुटा पाते। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था कि थोड़ा रुक जाते, चाय वगैरह पी लेते। सारिका की आवाज़ में उसे वर्तमान में ला दिया। पिछले 2.5 घंटों से वह बिना बोले अपने ही विचारों में गुम गाड़ी चला रही थी। सारिका कितनी बोर हो रही होगी, यह ख्याल तो उसे आया ही नहीं। वह थोड़ा असहज हो गया। सारिका ने उसे कभी भी भाई भाभी के व्यवहार का उलाहना नहीं दिया और आज भी बिना किसी शिकवे शिकायत के पिछले 2.5 घंटों से इस रिश्ते की मुक्ता के बावजूद उसके साथ चली जा रही थी। लेकिन दीपक के मन में यह रिश्ता पूरी मुखरता के साथ मौजूद है। वह एकाएक सारिका के प्रति अधिक सतर्क हो गया। चाय के साथ कुछ खाओगी? लाऊं? उसने पूछा। हाँ, देखो क्या है, अभी कुछ खा लेते हैं। वहाँ जाकर पता नहीं कितनी देर लगे। अब तक तो सारे रिश्तेदार भी आ गए होंगे। नहीं, खुशी की ट्रेन तो 3 बजे तक आएगी। तब तक तो रुकेंगे ही, फिर तो हम समय से पहुँच ही जाएंगे। आप भी कुछ खा लो, सब काम होते होते शाम हो जाएगी। कब तक भूखे रहोगे? सारिका ने कहा। दीपक की इच्छा नहीं थी कुछ खाने की, घर में गमी हो गई थी। क्रियाक्रम के पहले कैसे कुछ खा ले, आज जाने क्यों यह जुड़ाव महसूस कर रहा था। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, उसने बात टाली। अरे, इच्छा अनिच्छा क्या है, नहीं खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। दीपक ने बेमन से चाय के साथ बिस्किट खाए। कार में बैठते ही दीपक ने सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। सारिका के अकेलेपन का एहसास था उसे। भाभी की बीमारी की भी खबर नहीं मिली। कुछ बताया भैया ने क्या हुआ था?
यहाँ बीमारी थी कई दिनों से, वही पेट की तकलीफ, अल्सर था। खाना पीना सब छूट गया था। खुद बीमार थी। बहुओं से तो कोई उम्मीद थी नहीं। बीमारी में जाने कौन देखभाल करता होगा। क्यों, बहुओं का क्या? दीपक ने पूछा। पिछले महीने रानी दीदी मिली थी, बता रही थी कि भाभी बेटे बहुओं के झगड़े से बहुत दुखी थी। बहुओं का तो ठीक है, लेकिन बेटों का क्या? दीपक जानने को उत्सुक हुआ। दोनों बेटों में बिल्कुल नहीं बनती। जायदाद और काम के बंटवारे को लेकर रात दिन झगड़े होते हैं, सारिका ने कहा। तुमने कभी बताया नहीं। अब बताती भी तो क्या कर लेते हम। फिर भैया ने भी तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। जब वो ही परायापन पाले हुए हैं तो हम जानकर भी क्या लेते। दीपक समझ रहा था विनोद भैया से उसका सौतेला रिश्ता था और इस सौतेलेपन का कारण पुश्तैनी जायदाद ही था। इनमें हिस्सा ना देने के लालच में ही भैया भाभी ने दूरियां बढ़ाई थी। वैसे तो उनमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, एक दूसरे के लिए यथोचित मान भी था। विनोद भैया अब कैसे बताते कि इसी जायदाद के लिए सगे भाइयों में सर फूट हो रही है। भैया भाभी की अजीब स्थिति थी। किसकी तरह बोले। 5 साल पहले बेटे की शादी के लिए घर की पूजा में शामिल होने दीपक सा परिवार गांव गया था। पूरे गांव में पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि दीपक जायदाद में हिस्सा लेने आया है। विनोद भैया भी तब तक जायदाद के लिए बेटों के झगड़े से तंग आ गए थे। उनके बीच बंटवारा भी वो कर देते, लेकिन सगे भाई एक दूसरे के लिए अपना दिल बड़ा करने को तैयार नहीं थे। हर कोई मकान के बड़े हिस्से और खेती की बड़ी जमीन के लिए अड़ा था। विनोद भैया से भी लड़कों की इसी बात को लेकर तकरार होती रहती और विनोद भैया उन्हें ये कहकर चुप करा देते कि अभी तो हम सौतेले भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ, पहले वो होने दो, फिर हमारे हिस्से में से तुमसे हिस्सा मिलेगा। तब भैया ने कहा भी था, तुम्हारा भी हिस्सा है इस जायदाद में, तुम अपना हिस्सा ले लो। दीपक भावुक हो गया था, उसका गला रूंध गया। बहुत देर तक वो चुप ही रहा, फिर बोला नहीं। विनोद भैया, मैं क्या करूँगा हिस्सा लेकर? मेरा खुद का मकान है, हिस्सा ले भी लिया तो यहाँ आकर तो रहूँगा नहीं, और ये आपकी मेहनत से बनी जायदाद है। मैंने तो कभी खेती बाड़ी देखी नहीं और इसे बेचने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ताला पड़ा रहेगा, इससे तो अच्छा है कि आप लोगों की चहल पहल रहे यहाँ। दीपक ने ये बात कभी सारिका को नहीं बताई थी, हालांकि सारिका से संतोषी स्वभाव से वाकिफ था वो, पर पता नहीं क्यों दीपक और विनोद भैया के बीच रिश्ते का सौतेलापन इसी जायदाद के रिश्तेदारी की आशंका ही थी, जिसमें विनोद भैया की अपनी सीमित चादर की लाचारी थी, जो दीपक की आर्थिक असहायता को देखते हुए बार बार अपना सर उठा लेती थी। वरना तो इस बारे में उनकी कभी कोई अनबन नहीं हुई थी। समय के साथ इस आशंका ने भी दम तोड़ दिया था और अब जब सगे भाइयों ने दिल का सौतेलापन उजागर कर दिया, विनोद भैया सौतेले भाई के सगेपन से विभोर हो गए। इस वार्तालाप के बाद दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। दीपक का मन भीगा था। अपनेपन की नमी पाकर तो विनोद भैया की आंखें नम थी। सौतेले भाई की बड़प्पन से कब गांव की सरहद पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। सारिका ने सीडी प्लेयर बंद कर दिया और सिर का पल्लू ठीक करने लगी। तब बगल में होती हलचल से उसका ध्यान गया कि गांव आ गया। घर से थोड़ी दूर गाड़ी रोककर दोनों उतरे। सारिका औरतों के बीच चली गई और वो भैया के पास, भैया बहुत कमज़ोर दिख रहे थे, वह उनके पास जाकर बैठ गया और अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। दीपक को देखते ही विनोद भैया उससे लिपट कर फफक पड़े। दोनों बेटे क्रियाक्रम की तैयारियां करवा रहे थे। भाभी की मांग भरने जब भैया उठे तो दीपक ही उन्हें सहारा देकर ले गया। भाभी को देख दीपक की आंखें भर आई।
बहुत गहरा रिश्ता तो नहीं रहा उनसे, लेकिन उन्होंने और दीपक ने रिश्ते की मर्यादा हमेशा रखी। कभी किसी ने किसी को आहत करने वाली बात नहीं कही। बचपन तो दीपक को याद नहीं, पर जब से होश संभाला भाभी को खुद पर विश्वास करता ही पाया। भैया इतने कमज़ोर हो गए थे कि अर्थी को कंधा देने पर लड़खड़ा गए। तब दीपक ने ही उन्हें सहारा दिया और उनके कंधे पर रखे पाए को अपने कंधे का सहारा दिया। सभी रिश्तेदार बारी बारी से अर्थी को कंधा देते रहे और अपित विनोद भैया को सहारा देते चलता रहा। आज वह उनसे एक अनोखा जुड़ाव महसूस कर रहा था। चिता पर भाभी का शव देखकर भैया खुद को संभाल ना सके और गिर पड़े। जब पंडित ने मुखाग्नि देने को लिए बड़े बेटे को बुलाया तो विनोद भैया जैसे अचानक सचेत हुए और हाथ उठाकर बड़के को वहीं रोक दिया। फिर दीपक की ओर मुखातिब होकर बोले, अग्नि तुम दोगे। रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर हो गई। दो दो लड़के के होते हुए आप कैसे? लेकिन भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम मेरे दोनों लड़कों से बढ़कर हो। भाभी भी तो माँ होती है, तुम ही चिता को अग्नि दोगे। फिर रोते हुए बोले, दो दो बेटे को होते हुए तुम्हारी भाभी ने बुढ़ापे में जो दुख झेले हैं, उसके बाद इन बेटों ने उनके अंतिम संस्कार का अधिकार खो दिया है। उनके लिए जमीन जायदाद, माँ बाप की सुख शांति उनकी सेवा से ज़्यादा बड़े हो गए। तुम्हारी भाभी आखिरी समय तक तुम्हें याद करके रोती रही, कहती रही, ऐसे बेटे के बजाय भगवान दीपक जैसा एक संतोषी बेटा ही दे देता तो बुढ़ापे में ऐसी गत ना होती। तुमसे मिलना चाहती थी, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। जिस जायदाद के मोह ने तुम्हें हमसे पराया कर दिया, उसी जायदाद ने हमारे बेटों से हमें पराया कर दिया। लेकिन तुमसे आँख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और ऐसे ही चली गई। वापसी में दीपक पहले से कहीं अधिक खामोश था। चिता की लपटों ने रिश्तों के बीच सौतेलेपन को जलाकर राख कर दिया था और वह रिश्ते की गर्माहट को महसूस कर रहा था। उसने भाभी को खोया था, लेकिन देर से ही सही उसने विनोद भैया को पा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।